Hello everyone. First of all, I welcome you all in my YouTube channel, and in this video I will be discussing about the steps in social research. In last videos I have discussed about the meaning of social research, definition of social research, and also its purposes. Now in this video I will be explaining about what are the steps that a researcher follow for doing the research in society, in sociology. That is sociological research के steps क्या क्या होते हैं। एक सोशल जो एक रिसर्चर है, जो एक स्कॉलर है, अगर वो रिसर्च करना चाहता है किसी सोसाइटी में किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो क्या क्या स्टेप फॉलो करेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, दूसरा है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, तीसरा फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ये सभी स्टेप्स हैं, हम बिना टाइम वेस्ट किए हम एक एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। जो जो स्टेप मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा उसको मैं साथ में आपको बताता जाऊंगा, ये स्टेप एक्सप्लेन हो गया या कहीं मैं टिक कर दूंगा। तो सबसे पहला स्टेप हम आज अभी शुरू करने लगे हैं, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो मेरे दोस्तों, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण स्टेप होता है एक सोशल रिसर्च करने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको पता होना चाहिए आप रिसर्च किसके ऊपर करने जा रहे हैं। What does it mean? It means that a researcher must have a knowledge about the thing, about the fact that what is the question of research. वो रिसर्च किसके ऊपर करने जा रहा है, उसका रिसर्च का क्वेश्चन क्या है। जब तक आपको क्वेश्चन ही पता नहीं होगा, आप आंसर कैसे ढूंढोगे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति पॉवर्टी का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इसकी रिसर्च करना चाहता है, तो उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। या कोई पर्सन ये रिसर्च करना चाहता है कि इंडिया में क्राइम रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं और उन क्राइम रेट्स के बढ़ने का कारण क्या है। तो क्वेश्चन हो सकता है क्राइम रेट्स इंक्रीजिंग इन इंडिया एंड इट्स कॉजेज इन द प्रेजेंट टाइम, कुछ भी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मेरे दोस्तों, वो यही होता है कि हमें एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ता है। हमें एक रिसर्च प्रॉब्लम का हमें प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी पड़ती है जिसके ऊपर आप रिसर्च करोगे। एक प्रॉब्लम हमें पता होनी चाहिए, उस प्रॉब्लम के आधार पर ही तो फिर बाद में आप उस प्रॉब्लम का आंसर खोजने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल हम रिसर्च प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन बना लेते हैं अपनी मर्जी से, उसी को आगे लेकर जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन क्राइम रेट। सबसे पहले क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया कि हमने इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि जो हम एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, उस एजुकेशन के कारण क्राइम रेट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्राइम रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या साइबर क्राइम्स बढ़ जा रहे हैं एजुकेशन की वजह से, क्या जो लोग वाइट कॉलर क्राइम करते हैं वो बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है मेरे दोस्तों, फिर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर्स। अब देखो, जो ये क्वेश्चन मैंने डिसाइड किया, ये तो है नहीं कि ये क्वेश्चन मैंने पहली बार ही डिसाइड किया, ऐसा तो है नहीं ना। इसके ऊपर तो और लोगों ने भी रिसर्च करी होगी, बहुत सारी रिसर्च की गई होगी। तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, हम उन सभी का रिव्यू करते हैं। क्यों रिव्यू करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि हमारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या रिसर्च हो चुकी है, कितनी एक्सटेंट तक रिसर्च हो चुकी है और क्या चीज़ें हमें अभी रिसर्च करनी है, क्या चीज़ें हमें अभी उस जो रिसर्च हो चुकी है उसमें लैक पॉइंट थे जो हमें पूरे करने हैं। तो हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में जो भी लिटरेचर होता है उसको हम रिव्यू करते हैं। जो भी बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, जर्नल्स होती हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या उसमें ड्रॉबैक्स हैं, ताकि फिर हम अपनी रिसर्च में उन ड्रॉबैक्स को मद्देनजर रखते हुए उन ड्रॉबैक्स को दूर करने की कोशिश कर सकें। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो इसमें हम एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप रिसर्च कर रहे हो इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन द क्राइम रेट इन इंडिया।
अब इसमें बहुत सारी बुक्स होंगी रिगार्डिंग द क्राइम, बहुत सारी बुक्स होंगी रिगार्डिंग द एजुकेशन, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होंगे, जर्नल्स होंगे जो इस टॉपिक से डील करते होंगे, आप उनको रिव्यू करोगे। रिसर्च क्या है? एक चीज़ हमें पता है, उस चीज़ के बारे में और बार 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 सर्च करना, ये तो रिसर्च है। तो हमें जो मटेरियल पता है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको आधार मानकर हमने आगे और काम करना, ये तो रिसर्च है। तो सोशल रिसर्च में भी ऐसा होता है। 2 स्टेप आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तीसरा स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो जो तीसरा स्टेप होता है मेरे दोस्तों, वो ये होता है कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स फार्मूलेट करने पड़ते हैं कि आप रिसर्च कर क्यों रहे हो, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड डूइंग द रिसर्च, कि रिसर्च आप क्यों कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा रिसर्च का टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस, हमारा रिसर्च का टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस, और इसका जो मैंने क्वेश्चन बनाया ऊपर, इसका मैंने क्वेश्चन बनाया डोमेस्टिक वायलेंस का, वो ये बनाया कि डोमेस्टिक वायलेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, डोमेस्टिक वायलेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन वुमेन, मैंने ये टॉपिक बना लिया। अब मैं अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बनाऊंगा कि मैं ये रिसर्च का टॉपिक चूज़ क्यों कर रहा हूँ, मैं जो रिसर्च करने जा रहा हूँ उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं? इन टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन एजुकेशन, टू अंडरस्टैंड what are the impact of this domestic violence on the health of children, to understand what is the impact of domestic violence on the life of women। तो ऐसे करके हम इसके ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में मेनली क्या होता है, हम वर्ड यूज़ कर देते हैं टू अंडरस्टैंड, कि ये हमें ये पता करना है इस रिसर्च से कि डोमेस्टिक वायलेंस का बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का उनकी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों की, डोमेस्टिक वायलेंस का उनके एजुकेशन के ऊपर क्या हेल्थ इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो तीसरा जो स्टेप होता है हमारा, वो हमारा जो हमने रिसर्च की प्रॉब्लम सिलेक्ट करी है, वो प्रॉब्लम क्यों सिलेक्ट करी है उसका पता करना होता है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे, हमने अगर वो प्रॉब्लम सिलेक्ट करी है तो क्यों करी है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने का, ये पता करना होता है। तो ये तीसरा स्टेप हमारा हो गया। जब आप तीसरा स्टेप पूरा कर लेते हो तो चौथा स्टेप आता है हाइपोथेसिस मेकिंग। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ए टेंटेटिव स्टेटमेंट, ए टेंटेटिव स्टेटमेंट, या फिर हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक कल्पना करना, एक झूठा, एक जो फाल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। जो हाइपोथेसिस है इट कैन बी फाल्स, इट कैन बी ट्रू। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, सिंपल सी भाषा में, कि जो आपने रिसर्च का क्वेश्चन तैयार कर लिया है, जो आपने रिसर्च किस पे करनी है क्वेश्चन आपने डिसाइड कर लिया है, तो आप अब अपने मन में उसका आंसर भी खुद तैयार कर लोगे। आप एक अपने ही मन में खुद अपने अंदाजे से एक आंसर बना लोगे और उस आंसर के बाद फिर आप रिसर्च करना शुरू करोगे कि क्या वो आंसर सही है जो आपने मन में बनाया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसर्च करना चाहते हो कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है एजुकेशन का क्राइम रेट पर, तो इसमें आपने हाइपोथेसिस क्या बना लिया, इसमें आपने अपने मन का आंसर क्या बना लिया, एक काल्पनिक आंसर क्या बना लिया, आपने आंसर ये बना लिया कि विद द इंक्रीजिंग ऑफ एजुकेशन द क्राइम रेट इज आल्सो इंक्रीजिंग। ये आपने हाइपोथेसिस बना लिया। क्या हाइपोथेसिस बना लिया कि एजुकेशन का क्राइम रेट पर ये इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जैसे हम एजुकेशन का लेवल बढ़ा रहे हैं वैसे क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है। जैसे एजुकेशन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आपने आंसर बना लिया। अब ये आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्या पता एजुकेशन बढ़ने से क्राइम रेट कम हो गया हो, क्या पता एजुकेशन बढ़ने से क्राइम रेट सच में बढ़ गया हो। तो मतलब जो हाइपोथेसिस होता है आपका, जो आपकी कल्पना होती है, जो आपका टेंटेटिव आंसर होता है, जो आपका मन का आंसर होता है, वो सच भी हो सकता है, वो झूठ भी हो सकता है। इट कैन बी ट्रू एंड इट कैन बी फॉल्स। अब ये कैसे पता चलेगा ट्रू है या फॉल्स है, वो आगे रिसर्च करके पता चलेगा। तो हमने अभी तक 4 स्टेप देखे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम किस प्रॉब्लम पे रिसर्च करने जा रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए, प्रॉपर प्रॉब्लम होनी चाहिए। दूसरा, उस रिसर्च जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग पहले अगर कोई रिसर्च हुई है तो वो बुक्स, वो जर्नल्स, वो न्यूज़पेपर, उन सभी को हमने अच्छे से रिव्यू करना ताकि हमें पता चल सके कि हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं उस पर हमने नई नई चीज़ों की तरफ क्या ध्यान देना है और किन चीज़ों पर रिसर्च हो चुकी है। तीसरा, आप अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे कि
जो मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैंने यही टॉपिक पिकअप क्यों किया, मैंने कोई और टॉपिक पिकअप क्यों नहीं किया। अगर आप ये टॉपिक पिक कर रहे हो तो इस टॉपिक को पिक करने के पीछे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है आप वो बताओगे। और चौथा, आप अपने मन में एक आंसर बना लोगे जिसे हम हाइपोथेसिस मेकिंग बोलते हैं। आप अपने मन में एक झूठा सा आंसर बना लोगे जो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, ये काल्पनिक आंसर है। अब इसके बाद हमारा रिसर्च का मेनली काम शुरू हो जाएगा। अब अगला स्टेप होगा मेकिंग रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, अब आप अपनी रिसर्च जो करने लगे हो उसका एक प्रॉपर डिजाइन तैयार कर दोगे। आप रिसर्च में कैसे डाटा कलेक्ट करोगे, क्या आप लोगों के घर घर जाकर उनसे इंटरव्यूज लोगे, या आप लोगों को एक फॉर्म दे दोगे भरने का और लोग फॉर्म भरकर आपको दे देंगे, या आप लोगों से ईमेल एड्रेस मांगोगे फिर उनको ईमेल एड्रेस में गूगल फॉर्म भेजेंगे, क्वेश्चनर भेजेंगे, या आप जो है वो सर्वे करोगे। किस में आता है, रिसर्च डिजाइन में आता है। रिसर्च डिजाइन में क्या डिसाइड किया जाता है कि आप रिसर्च में कौन सा मेथड यूज करोगे, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, इंटरव्यूज कैसे लोगे, ये सारा आप सैंपलिंग कैसे करोगे, क्या आप सैंपल जो है वो रैंडम सैंपलिंग करोगे, या आप एक एक व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करोगे, आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जाकर आप एकदम से डाटा कलेक्ट करोगे, या आप सिलेक्टिव सैंपलिंग करोगे। तो ये हम सब कुछ जो हम आगे नीचे स्टेप हम आगे डिसाइड करने वाले हैं। आप डाटा कैसे एनालाइज करोगे, आप कैसे डाटा कलेक्ट करोगे, ये सारी चीजें आ जाती हैं रिसर्च डिजाइन में। आप अपनी रिसर्च का डिजाइन तैयार कर दोगे, आप अपनी रिसर्च का डिजाइन तैयार कर दोगे कि आपने अपनी रिसर्च में काम आगे करना कैसे कैसे है। तो आई होप आपको 5 स्टेप ये समझ आ गए होंगे। इसके बाद अगला स्टेप है सैंपलिंग प्रोसीजर। अब जैसे ही आपने अपनी रिसर्च का डिजाइन तैयार कर दिया कि मैंने अपनी रिसर्च में इस तरह से सैंपल कलेक्ट करना है, मैंने अपनी रिसर्च में इस तरह से डाटा कलेक्ट करना है, मैंने अपनी रिसर्च में ऐसे ऐसे काम करना है, ये मेथड यूज करने हैं, डॉक्ट्रिन रिसर्च करनी है, आपने सारा कुछ डिसाइड कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होता है, सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप ये डिसाइड करना चाहते हो कि इंडिया में एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन का क्राइम रेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, या आप ये छोड़ो, ये इतना अच्छा इंप्रेसिव क्वेश्चन नहीं लग रहा इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो जो मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल बताया था वही लेते हैं कि आपने रिसर्च करनी है इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चिल्ड्रन। तो हम लोग ये एग्जाम्पल लेंगे कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है डोमेस्टिक वायलेंस का चिल्ड्रन के ऊपर। तो मेरे दोस्तों देखो, अगर मैं सैम्पलिंग की बात करूं तो हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, हमारे इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन है इंडिया में, तो बहुत सारे बच्चों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का इम्पैक्ट तो पड़ता है, ये ऑब्वियस सी बात है। पर रिसर्चर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक एक घर में जाए, एक एक बच्चे के साथ वो इंटरेक्ट करे, या बच्चे के जो घर में बुजुर्ग है उनके साथ इंटरेक्ट करे, कि उनसे पूछे कि आपको जो पोता है या पोती है उसके ऊपर आपके जो बहू और बेटा है उनके लड़ने का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ये पॉसिबल नहीं है रिसर्चर के पास कि वो हर एक घर में जाए। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल सिलेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन मतलब ये पूरा जितना भी एरिया है, ये पूरा जितना भी इंडिया है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में पड़ता है। तो ये पूरा वर्ल्ड या पूरा इंडिया या पूरा पर्टिकुलर एरिया, ये पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में से हम एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं, उसे सैंपलिंग बोला जाता है, कि हम जाकर इस एरिया में ही बच्चों का इम्पैक्ट देखेंगे और उस पॉपुलेशन जो रिजल्ट होगा उस एरिया का वो हम पूरे इंडिया में एप्लीकेबल कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे एक रिसर्चर ने ये प्लान किया कि मुझे ये रिसर्च करनी है कि डोमेस्टिक वायलेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है चिल्ड्रन के ऊपर। इंडिया काफ़ी बड़ा है, तो उसने सोचा मैं इंडिया के हर एक स्टेट में नहीं जा पाऊंगा, हर एक यूनियन टेरिटरी में नहीं जा पाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, या उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है, तो मैं उत्तर प्रदेश से ही रिसर्च करना शुरू करता हूँ, और उत्तर प्रदेश में जो डाटा मेरा आएगा, जो रिजल्ट मेरा आएगा, मैं पूरे इंडिया में उसे एप्लीकेबल कर दूंगा। तो ये होती है सैंपलिंग करना। सैंपलिंग करना क्या मतलब होता है, इतनी पॉपुलेशन में से इतना सा डाटा लेना, इतनी पॉपुलेशन में से इतना सा सैंपल लेना, उस सैंपल को आधार मानकर फिर आगे काम करना। तो ये होप आपको 6 पॉइंट समझ आ गए होंगे। ये स्टेप है हमारे रिसर्च के। अगला स्टेप आता है डाटा कलेक्शन। जब आपने सैंपलिंग कर ली,
सैम्पलिंग करने के मेथड हैं बहुत सारे। प्रपोजिव सैम्पलिंग होती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है, नेटवर्क सैम्पलिंग होती है, बहुत सारी सैम्पलिंग के प्रोसीजर हैं। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आपके काम के नहीं है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इनके ऊपर। तो अगला स्टेप है डाटा कलेक्शन। जब आपने सैम्पलिंग कर ली कि मैं जो डाटा है वो इस पर्टिकुलर एरिया से कलेक्ट करूँगा, तो अब डाटा भी कलेक्ट करना है ना, तो अब बंदा ये करेगा, डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी मेथड यूज़ करेगा। डाटा वैसे प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी डाटा जो बंदा खुद जाकर पर्सनली फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करेगा, और सेकेंडरी जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसका यूज़ करना। तो बंदा या तो उन बच्चों के पास जाके इंटरव्यूज़ लेगा बच्चों के, या बच्चों को ऑब्जर्व करेगा, या बच्चों के गार्जियन से क्वेश्चनर बनवाएगा, बच्चों से क्वेश्चनर बनवाएगा, बच्चों की एजुकेशन को देखेगा। तो ये होता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जो सैंपल डिसाइड किया उसके पास जाकर फिर उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी, डाटा लेना। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो ये आता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब जो डाटा सिलेक्ट कर लिया वो डाटा बड़ा होच पोच होगा, उस डाटे को प्रॉपर एक टेबुलेशन फॉर्म में बनाना, प्रॉपर एक खानों में बनाना, प्रॉपर वे में उसको रिप्रेजेंट करना, डाटा को इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, उस डाटा इकट्ठा उसको तोड़ तोड़ के लिखना अच्छे से, वो होती है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा को इंटरप्रेट कर देना, डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना, अच्छे से मेजर करना डाटा को, ताकि रिसर्चर को बिल्कुल आराम से पता चल जाए और वो दूसरों को एक्सप्लेन भी कर सके कि उसने रिसर्च करी कैसी है और कैसे कैसे उनसे डाटा जो है वो ये डाटा क्या बोलता है, ये डाटा क्या बोलता है। जब डाटा इकट्ठा हो गया तो उसके बाद अब फाइनली वो क्या करेगा, जो उसने हाइपोथेसिस अपनी बनाई थी वो उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा। जो हाइपोथेसिस, जो आंसर उसने अपने मन में बनाया था, क्या वो आंसर सच में सही हुआ? अगर उसने मन में बनाया था कि एजुकेशन बढ़ने से क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो इस सारी रिसर्च को करने से वो देखेगा यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कि जो मेरा आंसर था क्या वो सही है। अगर तो जो उसने आंसर बनाया था वो सही है, उसकी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर जो उसने आंसर बनाया था, जो हाइपोथेसिस था, जो हाइपोथेसिस उसने बनाया था वो और जो उसका आंसर आया वो डिफरेंट है, तो रिसर्च सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर भी उस रिसर्च से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक नया आंसर उभर के सामने आएगा, वो भी सक्सेसफुल ही होगी। तो मेरे दोस्तों, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, जो हाइपोथेसिस होता है हमारा, जो हमने आंसर बनाया होता है मन में, हम उसको टेस्ट करते हैं कि क्या वो सही बना था, क्या वो आंसर सही बना था या नहीं बना था। और फाइनल जो स्टेप है हमारे पास वो है कंक्लूजन। लास्ट में बंदा क्या करता है, कंक्लूजन करता है, रिसर्चर सजेशंस देता है अपनी उस रिसर्च के ऊपर और इस तरह वो अपनी रिसर्च खत्म कर देता है। वो कंक्लूजन पे आता है कि उसकी रिसर्च में उसने क्या फाइंड आउट किया, क्या उसका कंक्लूजन करना है, मेन पॉइंट्स बताता है। तो मेरे दोस्तों, ये सारे रिसर्च के स्टेप्स हैं, होप आपको समझ आए होंगे। मैं फटाफट एक बार बता देता हूँ कि सबसे पहला स्टेप हमारा रिसर्च में ये होता है कि हमने रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना होता है। दूसरा हमारा स्टेप ये होता है कि हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, जो ऑलरेडी काम हो चुका है उसको देखते हैं। तीसरा फिर हम अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं, हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं, जो हमने टॉपिक चूज़ किया उसके ऊपर रिसर्च क्यों कर रहे हैं। चौथा, हम अपने मन में एक आंसर बना लेते हैं, अपने मन में हाइपोथेसिस बना लेते हैं, अपने मन में एक टेंटेटिव सी स्टेटमेंट बना लेते हैं। पांचवा, हम रिसर्च का पूरा डिज़ाइन तैयार करते हैं कि हमने रिसर्च करनी कैसे है। छठा, हम लोग जो वो सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग मतलब बहुत बड़ा एरिया है, उसमें से एक प्रॉपर हमने एरिया डिसाइड करना, उस पॉपुलेशन में से छोटा सा एरिया, ताकि वहाँ जाकर हम डाटा कलेक्ट कर सके। फिर डाटा हम कलेक्ट करते हैं, डाटा को फिर प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। हम देखते हैं डाटा को इंटरप्रेट करने के बाद कि क्या जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी और जो हमारी आंसर आया वो सेम है। हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और इसके बाद हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं, सजेशंस पे आ जाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।